आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस का ईपीएस 03 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें से आपको कोई क्वेश्चन दो करने होते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं, ये 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। उसके बाद आता है पार्ट टू में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं जो पर क्वेश्चन 12 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 में जो है उसमें आपको आएगा दो पार्ट करने होंगे, उसमें भी आपको जो 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 18वीं शताब्दी भारत में निचली जातियों की स्थिति का वर्णन कीजिए कि 18वीं शताब्दी में भारत में निचली जातियों की क्या स्थिति थी। तो आंसर है 18वीं सदी में सामाजिक जीवन और संस्कृति में ठहराव और अतीत पर निर्भरता की विशेषता थी। बेशक देश में संस्कृति और सामाजिक प्रतिमानों के मामले में कोई एक रूपता नहीं थी। सभी हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा गठित कोई अलग अलग समाज नहीं थे। धर्म, क्षेत्र, जनजाति, भाषा और जाति सभी का इस्तेमाल लोगों को विभाजित करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा उच्च वर्गों का सामाजिक जीवन और संस्कृति निम्न वर्गों से कई मायनों में भिन्न थी। इस तथ्य के बावजूद कि वे आबादी का एक छोटा सा अल्पसंख्यक हिस्सा थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जाति प्रथा कैसे वितरित थी हमारे समाज में। तो हिंदुओं का सामाजिक जीवन अब उनकी जाति व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता था। वैसे तो 4 वर्ण हिंदुओं में बनाए गए थे, जिसमें 4 वर्ण के अलावा भी हिंदू कई तरह की जातियों में विभाजित थे, जो उनके रहने के स्थान के आधार पर अलग अलग प्रकृति के थे। लोग जाति के आधार पर शक्ति से विभाजित थे और उनकी सामाजिक स्थिति अस्थायी रूप से तय थी। सभी सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार उच्च जातियों के एकाधिकार में थे, जिनका नेतृत्व ब्राह्मण करते थे। जाति व्यवस्था बेहद सख्त थी। अंतरजाति विवाह सख्त वर्जित थे। अलग अलग जातियों के लोगों को एक साथ भोजन करने से रोकने के भी नियम थे। अब यहाँ बताया गया है कि जो उच्च जाति के थे उनको ज़्यादा अधिकार दिया गया था, जिसका नेतृत्व मतलब करते थे वो ब्राह्मण थे। जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा सख्त थी और दूसरे कास्ट में विवाह करना भी मना था। ठीक है, कुछ मामलों में उच्च जातियों के लोग निचली जातियों के लोगों द्वारा छुआ गया खाने से मना कर देते थे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे, लेकिन जाति अक्सर किसी के पेशे के चुनाव को निर्धारित करती थी। ठीक है, कुछ मामले में उच्च जातियों के लोग निचली जातियों के लिए तो भोजन वाला ही है। जाति परिषद और पंचायतों के साथ साथ जाति प्रमुखों ने जुर्माना, प्रायश्चित और जाति से निष्कासन के माध्यम से जाति नियमों को सख्ती से लागू किया। 18वीं सदी के भारत में जाति विभाजन और विघटन की एक प्रमुख स्रोत थी। इसने अक्सर एक ही गांव या क्षेत्र में हिंदुओं को कई सामाजिक परमाणुओं में विभाजित कर दिया। बेशक एक व्यक्ति उच्च पद या शक्ति का प्राप्त करके सामाजिक स्थिति में ऊपर उठ सकता था, जैसा कि 8वीं शताब्दी में होलकर परिवार ने किया था। एक पूरी जाति कभी कभी, लेकिन बहुत कम ही जाति पदानुक्रम के ऊपर चढ़ने में सफल होती थी। मतलब अगर जिसको ये लोग निचली जाति बोलते थे, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति जो ऊंची पद पे पहुंच जाता था अपनी कौशल की वजह से, तो वो फिर धीरे धीरे अपने मतलब समाज में थोड़ा सा ऊपर उठ जाता था। लेकिन ऐसे बहुत कम परिवार हुए ऐसे। ठीक है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके धर्म में सामाजिक समानता का प्रावधान है, मुसलमान जाति नस्ल, जनजाति और स्थिति के आधार पर विभाजित थे। अपने धार्मिक मतभेदों के कारण शिया और सुन्नी कुलीन कभी कभी मतभेद में रहते थे। मतलब ये मुसलमानों के अंदर भी था। शिया और सुन्नी 2 वर्गों में विभाजित थे, जो अपने अपने धर्म को, अपने अपने कैटेगरी को बड़ा बताते थे। ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान, तुरानी और हिंदुस्तान के मुस्लिम रईस और अधिकारी अक्सर एक दूसरे से अलग रहते थे। इस्लाम अपनाने वाले बड़ी संख्या में हिंदुओं ने अपनी जाति को बनाए रखा और उसके भेदों का पालन किया। हालांकि पहले की तरह सख्ती से नहीं किया गया था ये पालन। इसके अलावा शरीफ मुसलमान, जिसमें कुलीन, विद्वान, पुजारी और सेना अधिकारी शामिल थे, अजलाफ मुसलमानों या निम्न जाति के मुसलमानों को उसी तरह से नीची नज़र से देखते थे, जिस तरह से उच्च जाति के हिंदू निम्न जाति के हिंदुओं को नीची नज़र से देखते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं महिलाओं की स्थिति। दूसरी ओर उस समय महिलाओं के पास बहुत कम व्यक्तिगत अधिकार थे। इसका मतलब यह नहीं है कि इस नियम में कोई अपवाद नहीं थे। 1766 मतलब 1766 में से लेकर के 1796 तक अहिल्या बाई ने
इंदौर का सफलतापूर्वक प्रशासन किया और कई अन्य हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने 18वीं सदी की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि उच्च वर्ग की महिलाओं को घर से बाहर काम करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन किसान महिलाएं आमतौर पर खेतों में काम करती थीं और निम्न वर्ग के परिवार की महिलाएं अक्सर परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए घर से बाहर जाती थी काम करने के लिए। पर्दा प्रथा का पालन किया जाता था, ज़्यादातर उत्तर में उच्च वर्गों द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, अगर हम गिरावट की बात करें तो सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष हुए, साथ ही आर्थिक गिरावट आई, सामाजिक पिछड़ापन हुआ, सांस्कृतिक ठहराव ने भारतीय आबादी के एक हिस्से की नैतिकता पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव भी डाला। खासतौर पर जो कुलीन वर्ग थे वो अपने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में ही अवमूल्यन किया उन वर्गों ने। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अस्पृश्यता को हटाने के लिए, मतलब छुआछूत को हटाने के लिए बी आर अम्बेडकर द्वारा सुझाए गए उपायों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले असमानता को लेकर अम्बेडकर ने क्या कहा था उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर दक्षिण एशिया में फैली असमानता को श्रेणीगत असमानता मानते थे। उनके अनुसार इस प्रकार की असमानता में समाज के ऊपर के पायदान के लोगों के प्रति सम्मान बढ़ता जाता है और निचले पायदान के लोगों के प्रति अवमानना या अवहेलना बढ़ती जाती है। भारतीय समाज में व्याप्त असमानता की इस भावना की वजह से आज भी हम देखते हैं कि जब किसी उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो हाहाकार मच जाता है। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित निचली जाति के व्यक्ति की हत्या होने पर वैसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं आती। असमानता की इस समझ को भारत की जाति प्रथा पर शोध करने वाले फ्रांसीसी समाजशास्त्रियों ने स्टेटस और पावर के सिद्धांत से समझाने की कोशिश की, जिसमें स्टेटस और पावर साथ साथ नहीं चलते। जैसे दलित समाज के किसी व्यक्ति के डीएम या एसपी के पद पर बैठने के बावजूद उसे उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता जिस दृष्टि से किसी सवर्ण समाज के डीएम या एसपी को देखा जाता है। पावर समान होते हुए भी दोनों के स्टेटस यानी रुतबे में अंतर रह जाता है। अब इसके अलावा अम्बेडकर की असमानता की समझ मार्क्सवाद में व्याख्यायित असमानता की समझ से भी थोड़ा अलग थी। मार्क्सवादी ने श्रम के विभाजन को असमानता का स्रोत माना था, जबकि अम्बेडकर श्रमिकों के विभाजन को भी असमानता का स्रोत मानते हैं। मतलब वो ये मानते हैं, अम्बेडकर का ये मानना है कि श्रम विभाजन तो ठीक है कि श्रम विभाजन से असमानता आती है, लेकिन उन्होंने बोला कि श्रमिकों के विभाजन से भी असमानता आती है। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार श्रम का विभाजन उत्पादन के संसाधनों पर किसी समुदाय द्वारा कब्जा कर लेने से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाकी के पास मजदूरी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। इससे असमानता का जन्म होता है। श्रम का विभाजन मानसिक कार्य और शारीरिक कार्य के तौर पर हो सकता है। नारीवादी इसमें लैंगिक कार्य को भी जोड़ते हैं। अम्बेडकर शारीरिक श्रम में भी साफ सुथरे काम और गंदे काम में भी विभाजन को देखते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि कुल मिलाकर अम्बेडकर असमानता के स्रोत को शारीरिक कम मानसिक ज़्यादा मानते हैं। यदि व्यक्ति मानसिक तौर पर गुलाम हो तो उसे गुलाम बनाने के लिए बेड़ियों की ज़रूरत नहीं होती, ये अम्बेडकर का मानना था। असमानता दूर करने के लिए अम्बेडकर ने कुछ उपाय भी रखे। उन्होंने पहले राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है उसमें भी अलग अलग हिस्सों में सरकार के अलग अलग पायदानों पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लोग भी प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने चाहिए। उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपना प्रतिनिधित्व खुद करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुद्दे का रखा जाना मायने नहीं रखता, बल्कि उसका खुद रखना मायने रखता है। ठीक है, अम्बेडकर की यह समझ ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की असमानता की परिभाषा से मिलती जुलती है, जिसके अनुसार असमानता इस वजह से होती है क्योंकि कुछ मनुष्य आदेश देने का गुण लेकर पैदा होते हैं तो कुछ आदेश का पालन करने का, जो आदेश को पालन करने का गुण लेकर पैदा होता है उनको नेता, सैनिक आदि बनने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनकी बातों को आदेश देने का गुण लेकर पैदा हुए लोगों द्वारा उठाया जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि सहकारी खेती जो थी, इसके बारे में उनका क्या कहना था अम्बेडकर का। तो आज़ादी के पहले भारत की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण थी, जहां आजीविका का मुख्य जरिया कृषि रही है, लेकिन कृषि की ज़मीनों पर जमींदारों और कुछ ही जातियों का कब्जा होता था। ज़्यादातर जातियां जो थीं वो भूमिहीन होती थीं और मजदूरी और बेगारी करती थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान देश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके भूमि सुधार लागू किए जाने का वादा कांग्रेस पार्टी करती थी। अम्बेडकर ने भी आज़ादी के बाद भूमि सुधार
लागू किए जाने का समर्थन किया था, लेकिन उनके अनुसार भूमि सुधार लागू करने के बाद जो जमीन बच जाए उस पर सरकार भूमिहीन जातियों में खेती कराए और उसमें पैदा हुई उपज को उसमें कार्य करने वाले को ज़रूरतों के हिसाब से, अम्बेडकर के ये विचार ज़रूरतों के हिसाब से बांट दे। ठीक है, और ये अम्बेडकर के जो विचार हैं उनकी किताब स्टेटस एंड माइनॉरिटीज़ में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो विचार थे इसका विरोध भी किया गया था, जो कि लागू नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेपरेट सेटलमेंट की। तो भारत को अंग्रेज़ों ने जाति, धर्म और गांव के देश के तौर पर समझा था। गांव की व्यवस्था जजमानी प्रथा से चलती थी, जिसमें एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर होती थी। इस निर्भरता की वजह से दलित जातियों का सवर्ण जातियाँ विभिन्न प्रकार से शोषण करती रही हैं। इस तरह के शोषण से निकलने के लिए अम्बेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की मांग की थी। दरअसल गांव की संकीर्णता, सांप्रदायिकता और अज्ञानता का गढ़ मानते थे। ये इनका मानना था कि गांव में रूढ़िवादी ज़्यादा होते हैं। उनके यह विचार महात्मा गांधी के गांव संबंधी विचार से बिल्कुल उलट थे, जो कि गांव को भारत की आत्मा मानते थे। गांधी का मानना था कि गांव भारत की आत्मा है, लेकिन उसका उल्टा अम्बेडकर वहाँ के संकीर्णता और सांप्रदायिकता और अज्ञानता का गढ़ मानते थे गाँवों को। ठीक है, गांधी जी सोचते थे कि भारत में गांव प्राचीन काल से जिंदा है और उसकी आत्मा को बचाए हुए हैं। आज़ादी के बाद गांव में दलितों की सामाजिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकर की इस योजना पर विचार किया जाए तो वह काफ़ी हद तक क्रांतिकारी लगती है। गांव आधुनिक समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बने ही नहीं थे, जिस वजह से उसमें रास्ते, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था नहीं रही। ऐसे में वहाँ गंदगी आदि बनी रही, जो तमाम तरह की बीमारियों का कारक बनी। अब हम आते हैं बैक टू सोसाइटी। अम्बेडकर के बारे में अक्सर यह आलोचना होती है कि असमानता मिटाने के लिए उनके विचार सरकार पर ज़्यादा, समाज पर कम निर्भर थे, जबकि ऐसा नहीं था। अम्बेडकर सरकार की सीमाओं से काफ़ी परिचित दिखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने समाज के नौकरी पेशा लोगों से कहा था कि बाकियों को उठने के लिए वे आर्थिक रूप से मदद करें, जिसे पे बैक टू सोसाइटी कहा जाता है। यह विचार आज भी प्रासंगिक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ब्रिटिश शासन का भारत के आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लिखा है विऔद्योगिकीकरण। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव में कारीगरों और हस्तशिल्पियों की बर्बादी शामिल थी। एक तरफा मुक्त व्यापार। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश नागरिकों को इसका लाभ मिला। वस्त्रों पर उच्च टैरिफ। भारतीय वस्त्रों को 80% यानी 80% टैरिफ का सामना करना पड़ा और यूरोपीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता खत्म हो गई। शुद्ध आयातक। रेलवे ने यूरोपीय उत्पादों के आगमन को सुगम बनाया। भारत निर्यातक से आयातक भी बन गया। आजीविका की हानि की बात करें तो औद्योगिकरण के बिना पारंपरिक आजीविका नष्ट हो गई। भारत के विऔद्योगिकरण की तुलना यूरोप की तीव्र औद्योगिक क्रांति से की गई। कारीगरों ने राजकुमार से संरक्षण खो दिया। विऔद्योगिकी के कारण कई शहरों का पतन हुआ। ग्रामीणीकरण की बात करें तो कारीगर अब गांव में चले गए और खेती करने लगे। भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण गांव में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के कारण कृषि पर अत्यधिक बोझ पड़ा। किसानों की दरिद्रता। किराए में अधिकतम वृद्धि के कारण ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के कारण सरकार ने किराए में अधिकतम वृद्धि कर दी तथा अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, जिससे किराएदारों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। जमींदारों द्वारा शोषण, जैसे अवैध बकाया की मांग, काश्तकारों को बेदखल करना तथा कृषि सुधार के लिए प्रोत्साहन का अभाव किसानों को साहूकारों से उधार लेने और कम कीमत पर उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। तिहरा बोझ की बात करें तो सरकार, जमींदार और साहूकार तीनों मिलकर के किसानों का शोषण करते थे, तो इससे किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ गई। बिचौलियों का उदय। अनुपस्थित जमींदारी और पुराने जमींदारों का विनाश। व्यापारी और साहूकार नए जमींदार बन गए और जमीन हड़पने लगे। बिचौलियों की वृद्धि होने के कारण जो जमींदारी प्रथा था उसका बढ़ावा मिला। नए जमींदारों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया और ब्रिटिश शासन को कायम रखा। कृषि में ठहराव और गिरावट। कृषक यानी जो किसान थे उनके पास कृषि निवेश के लिए साधन और प्रोत्साहन का अभाव था। जमींदार गाँव में उनकी कोई जड़ें नहीं थी और कृषि सुधार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। सरकारी व्यय की बात करेंगे तो कृषि तकनीकी या जन शिक्षा पर बहुत कम सरकारी व्यय यानी सरकार द्वारा सहायता मिलती थी। अगर हम बात करें अकाल और गरीबी की तो औपनिवेशिक ताकतों द्वारा फैलाई गई गरीबी के कारण अकाल पड़े। 1850 से लेकर के 1900 के बीच लगभग
2.8 करोड़ लोग अकाल के कारण मारे गए थे। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण की बात करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृषि एक जीवन शैली से व्यावसायिक उद्यम में बदल गई। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव पड़ा। कपास, जूट, मूंगफली और अन्य फसलें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उगाई जाती थीं। भारतीय किसानों के लिए जबरन प्रक्रिया के कारण भारी ऋणग्रस्तता, अकाल और कृषि दंगे हुए। व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक मुद्रा और अर्थव्यवस्था का प्रसार, परंपरा का स्थान लेती प्रतिस्पर्धा, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, बेहतर संचार और ब्रिटिश वित्त पूंजी। अब हम आगे चलते हैं। उद्योग का विनाश और आधुनिक उद्योग का देर से विकास। भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन। अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए पाउंड में भुगतान करना बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा नष्ट हो गई। भारतीय नौवहन उद्योग पर प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश जहाज़ों पर एकाधिकार दिया गया। भारतीय जहाज़ों पर भारी शुल्क भी लगाया गया। कानूनों ने भारतीय निर्मित जहाज़ों पर प्रतिबंध भी लगा दिया। अगर हम इस्पात आयात पर प्रतिबंध की बात करें तो इस्पात आयात पर प्रतिबंध थे, जिससे ब्रिटिश उपयोग के लिए उच्च मानक उत्पादन पर बल दिया गया। आधुनिक मशीन आधारित उद्योगों का देर से उदय होना। आधुनिक मशीन आधारित 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुए, जो ज़्यादातर विदेशी स्वामित्व वाले थे। पहले सूती कपड़ा मिल जो बना था वो बॉम्बे में 1853 में कावसजी नाना भाई द्वारा की गई थी। इसके अलावा पहली जूट मिल जो थी 1855 में बंगाल के रीसरा में बनाई गई थी। राष्ट्रवादियों द्वारा आलोचना की गई औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को कौन कौन राष्ट्रवादियों ने किया था, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास। 19वीं शताब्दी के आरंभिक में बुद्धिजीवियों ने आधुनिकीकरण और पूंजीवाद आर्थिक संगठन के लिए प्रारंभ में ब्रिटिश शासन का तो समर्थन किया, लेकिन उसके बाद 1860 के दशक के बाद मोह भंग हुआ, क्योंकि राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्तियों ने भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की वास्तविकता की जांच शुरू कर दी। उसमें कुछ अग्रणी विश्लेषक जो लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई ब्रिटिश के आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले जी सुब्रमण्यम अय्यर और पृथ्वी चंद्र रे। ये लोग कुछ लोग थे जिन्होंने सबसे पहले पहल की थी। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश नीतियां और आर्थिक आलोचना। तो आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत। आलोचकों का तर्क है कि उपनिवेशवाद ने भारत को कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के आपूर्तिकर्ता ब्रिटिश निर्माताओं के लिए एक बाजार और ब्रिटिश पूंजी के लिए एक क्षेत्र में बदल दिया। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बौद्धिक आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रवादी विश्लेषक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बौद्धिक आंदोलन आयोजित करते थे। अभिकथन ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव ने भारत को गरीब बना दिया और आर्थिक पिछड़ापन पैदा कर दिया। गरीबी को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा जाए तो गरीबी को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा गया, जिसके लिए उत्पादक क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास के माध्यम से समाधान की आवश्यकता थी। अगर हम औद्योगिकरण के माध्यम की बात करें तो औद्योगिकरण जिसे विकास के बराबर माना गया, विदेशी पूंजी पर नहीं बल्कि भारतीय पूंजी पर आधारित होना चाहिए था। आर्थिक निष्कासन की बात करें तो विदेशी पूंजी द्वारा भारतीय पूंजी के दमन से ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत होने से आर्थिक निष्कासन हुआ। व्यापार और रेलवे की आलोचना भी की गई। अगर तैयार माल का आयात की बात करें तो विदेशी व्यापार पैटर्न तैयार माल के आयात और कच्चे माल के निर्यात के पक्ष में था। रेलवे विकास की बात करें तो ये भारत की औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ समन्वित किया जाना था, जिससे औद्योगिक क्रांति के बजाय वाणिज्यिक क्रांति हो। रेलवे ने विदेशी वस्तुओं को स्वदेशी उत्पादों से अधिक बिकने में सक्षम बनाया, जिससे ब्रिटिश हितों का ही ज़्यादा लाभ हुआ। एक तरफा मुक्त व्यापार की बात करें और टैरिफ नीति की तो प्रभाव उसका ये पड़ा कि एक तरफा मुक्त व्यापार होने के कारण असमान और अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गया। निर्देशित टैरिफ नीति की बात करें तो यह नीति ब्रिटिश पूंजीवादी हितों से प्रभावित थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन का व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ा। अगर हम आर्थिक पतन के कारण परिणाम देखें तो आर्थिक पतन के कारण भारत को अपनी उत्पादक पूंजी का हाथ झेलना पड़ा। राष्ट्रवादी अनुमानों का परिणाम ये था कि उस युग के दौरान व्यापक आर्थिक पलायन पर प्रकाश डाला गया, जो प्रमुख वित्तीय संकेतकों को पार कर गया था। कुल भू राजस्व से अधिक या कुल भू राजस्व का आधा या कुल लगभग 1/3 भाग, जो 8% के बराबर था, राष्ट्रीय अशांति को बढ़ावा देने वाले कारक के रूप में जो आर्थिक मुद्दे थे। और राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस धारणा को चुनौती दी कि विदेशी शासन से भारतीयों को लाभ होता है। इसने स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी चरण 1875 से लेकर 1905 के दौरान बौद्धिक अशांति और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को भी बढ़ावा दिया।
निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो निष्कर्ष में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव ने देश को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार में बदल दिया, जबकि स्वदेशी उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। अस्थायी बंदोबस्त और एक तरफा मुक्त व्यापार जैसी नीतियां भारतीय किसानों और कारीगरों को और हाशिए पर धकेलती हैं। कुछ आधुनिकीकरण प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की समग्र विरासत आर्थिक शोषण और ठहराव की थी, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक अमीर छाप छोड़ी, जो आज भी इसके विकास को आकार दे रही हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एम.एन. राव की उग्र मानववाद की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। तो एम.एन. राव का जो नव मानववाद की अवधारणा थी वही थी उग्रवाद रैली। तो इसमें हमें लिखना है 21 मार्च 1887 को कोलकाता के पास एक गाँव में पैदा हुए थे एम.एन. राव, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, पहला नाम। एम.एन. राय बचपन में सावरकर की कहानियों, आनंद मठ और बंकिम चंद्र के राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। मैट्रिक की परीक्षा देने से पहले ही वे आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्हें इंडोनेशिया भेजा गया, जहां पे उन्हें चाइना और जापान से भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार भेजने का जिम्मा दिया गया था। पकड़े जाने से बचने के लिए नरेंद्र राय भट्टाचार्य मानवेंद्र नाथ राय बन गए। बाकी तो ऊपर जो यहाँ पे बताया गया कि 26 जनवरी 1954 को उन्होंने आखिरी सांस ली। एम.एन. राय का मानना था कि व्यक्ति की तर्क शक्ति उसके ज्ञान के विस्तार के साथ जुड़ी है, इसलिए यहाँ अज्ञान की सीमाएं टूटती हैं, वहाँ वह नई जीवन पद्धति की तलाश करता है। राय के मुताबिक यही तलाश उसकी स्वतंत्रता को सार्थक करती हैं, इसलिए मनुष्य की स्वतंत्रता ज्ञान के साथ साथ अपनी आकांक्षाओं के भी विस्तार में निहित है। आगे अब लिखा है एम.एन. राय आधुनिक भारत के अत्यंत प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक और क्रांतिकारी थे। विश्व भर में साम्यवाद के शैशव और उभार में उनका सीधा नाता रहा है। उन्हें हम भारत का पहला साम्यवादी भी कह सकते हैं। रूस में क्रांति हुई थी 1917, उसके बाद एम.एन. राय वहीं चले गए थे। लेनिन 1870 से 1824 के बीच लेनिन के वे निकट सहयोगी रहे। हम जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला वैश्विक नेता मानते हैं। उन्होंने देश के हालात का विश्लेषण किया, कुछ समय बाद नव मानववाद का सिद्धांत दिया, जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। एम.एन. राव ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से समाजवाद पढ़ा। अमेरिका के पहले विश्व युद्ध में कूदने के तुरंत बाद ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। जमानत मिलने पर वे फरार होकर मैक्सिको चले गए और वहाँ सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। वहाँ सोवियत संघ के बाहर पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी। वे मैक्सिको के पहले राष्ट्रपति के गैर आधिकारिक सलाहकार भी थे। भारत के चर्चित कम्युनिस्टों में गिने जाने वाले राजेश्वर राव लिखते हैं कि एम.एन. राव ने जन्मभूमि के प्रति कर्ज की भावना के चलते उसे अपनी कर्मभूमि बनने की अवधारणा को तोड़ा। अब तक राय लेनिन की नज़रों में आ चुके थे। उन्हें रूस आमंत्रित किया। एम.एन. राय रूस पहुंचे और तो लेनिन यह देखकर हैरान हो गए कि साम्यवाद पर इतनी गहरी सोच रखने वाला शख्स महज 30 साल का है। लेनिन ने उन्हें पूरब में भावी क्रांति का परिचायक कहा, लेकिन लेनिन और एम.एन. राय की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क भी था। लेनिन राष्ट्रवाद की झंडा बरदारी करते थे, उधर राय का मानना था कि राष्ट्रवाद महज भावनात्मक उभार से ज़्यादा कुछ नहीं है और उनका न कोई राजनीतिक आधार है और न ही सांस्कृतिक। एम.एन. राय का मार्क्सवाद को किसी राजनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। उनका उसके प्रति दार्शनिक नजरिया था। उन्हें रूस की क्रांति महज एक इत्तेफाक लगती थी, जिसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे। अब हम आगे आते हैं। भारत में क्रांति की संभावनाओं को लेकर एम.एन. राव का स्पष्ट मत था। अपनी किताब प्रोस्पेक्टस ऑफ रिवॉल्यूशन इन इंडिया में उन्होंने लिखा कि क्रांति के होने की संभावना नहीं है। उनके मुताबिक अंग्रेज सरकार इस बात से खबरदार थी कि जनता में गुस्सा फैल रहा है और इसके पहले वह क्रांति बनकर उभरे। सरकार ने बुर्जुआ समाज को रियायतें दे करके अपनी ओर कर लिया है। दूसरी तरफ एम.एन. राय यह भी मानते थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उद्योगों के साथ साथ कृषि को भी लील रही है, जिससे खेतिहर समाज को उपनिवेशवाद और भारतीय पूंजीवादी ताकतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं पनपी, इसे एम.एन. राय ने बखूबी समझाया है। उनके मुताबिक यूरोप में मशीनी युग की शुरुआत में इंग्लैंड जैसे देशों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकने पर मजबूर कर दिया था, जिसके चलते भारत जैसे देश अपने उपनिवेश बनकर रह गए। राय का मानना था कि इसी के चलते देश में शहरी सरवारा समाज के विकास में देर लगी, वरना कोई वजह नहीं थी कि इस क्रांति में देश अछूता रह जाता। एम.एन. राय का यह भी मानना था कि हिंदुस्तान का भविष्य बड़े बड़े उद्योगों के भविष्य पर निर्भर है। वे कहते थे कि औद्योगिक उन्नति से कामगार वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए भारत को स्वतंत्र कराने या दायित्व मजदूर और किसान वर्ग मिलकर संभालेंगे तो जो वर्ग संघर्ष के प्रति सजग हो जाने के कारण संगठित हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रिटिश शासन की प्रकृति पर श्री अरबिंदो के विचार के विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये पार्ट 2 के जो क्वेश्चन होते हैं वो 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं।
तो आंसर है अरबिंदो घोष ब्रिटिश राज के संबंध में शुरुआती राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण से असंतुष्ट थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन को छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में माना। उनका मानना था कि ब्रिटिश आधुनिकीकरण के स्रोत हैं और इसलिए उन्हें भारत में रहना चाहिए। उन्हें डर था कि अगर अधिक प्रत्यक्ष प्रतिरोध और आक्रामक रवैया अपनाया गया तो अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने हल्के संवैधानिक तरीकों का प्रस्ताव रखा। विधानमंडल के भीतर प्रार्थना, याचिका विरोध के तरीके, उन्हें ब्रिटिश न्याय की भावना पर बहुत भरोसा था। वे ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत को अन्य उपनिवेशों की तरह प्रभुत्व का दर्जा दिया जाए। अरबिंदो की घोष की प्रतिक्रिया क्या थी? तो अरबिंदो घोष ने समाचार पत्र हिंदू प्रकाश में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की श्रृंखला लिखी है। इन लेखों में उन्होंने शुरुआती राष्ट्रीयों के दृष्टिकोण की आलोचना भी की है। उन्होंने तर्क दिया है कि विदेशी शासन कभी भी वरदान नहीं होता, यहाँ तक कि छिपे हुए वरदान भी नहीं। विदेशी शासन राष्ट्र के स्वाभाविक विकास को रोकता है, यह बुराई के अलावा और कुछ नहीं है। अरविंद घोष पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के बारे में बात की थी। वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, न कि प्रभुत्व का दर्जा। अरविंद घोष के अनुसार एक राष्ट्र के रूप में भारत का उदय दैवी मिशन है। एक राष्ट्र के रूप में भारत का उदय मानवता के लाभ के लिए है, न कि केवल भारतीयों के लिए। सार्वभौमिक भावना अब भारत के साथ है। सार्वभौमिक भावना में अपना संदेश फैलाने के लिए भारत को चुना है। भारत गुलामी की स्थिति से संदेश नहीं फैला सकता, जो कि सार्वभौमिक भावना भारत के साथ है। इसलिए भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए बाध्य है। इसलिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक राष्ट्र के रूप में भारत के उदय का समर्थन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि हमें रणनीति बदलने की ज़रूरत है। उन्हें संवैधानिक तरीकों पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार संवैधानिक नहीं है या निरंकुश है। वे भारतीयों के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसलिए संवैधानिक तरीकों के काम नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दो तरीके से की जा सकती है, एक तो सशस्त्र प्रतिरोध और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरोध। अरबिंदो बल प्रयोग के खिलाफ नहीं थे, हालांकि उनका मानना था कि रणनीति का चुनाव स्थितियों पर निर्भर करता है। भारतीय स्थिति में सशस्त्र प्रतिरोध सबसे अच्छी रणनीति नहीं हो सकती, इसलिए निष्क्रिय प्रतिरोध का ही सहारा लें। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जड़ पर प्रहार करें। ब्रिटिश शासन के लिए भारत कच्चे माल का स्रोत था। भारत ब्रिटिश उत्पादों के लिए एक बाजार था, इसलिए उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार का सुझाव दिया। वे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के पीछे मुख्य प्रेरणा थे। उन्होंने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने के लिए ब्रिटिश अदालतों, ब्रिटिश प्रशासन का बहिष्कार करने का सुझाव दिया कि वे ब्रिटिश संस्थानों के बिना रह सकते हैं। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रस्ताव रखा। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश स्कूल केवल वफादारों के उत्पादन के लिए है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। इस सिद्धांत के मुताबिक भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि होनी चाहिए। जिन्ना ने इस सिद्धांत को पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुसलमानों की जागृति कहा था। अब ये कह रहे हैं कि क्या है दो राष्ट्रों का सिद्धांत। तो दो राष्ट्रों के सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अतः मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई। यह सांप्रदायिकता का चरम था, जिसकी परिणति भारत के विभाजन और सांप्रदायिक दंगे के रूप में हुई। ब्रिटिश भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई। उसी दौरान स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त 1947 की भी घोषणा की गई। योजना का जो मुख्य विवरण है वही नीचे लिखा हुआ है। लिखा है कि पंजाब और बंगाल विधानसभाओं में सिख, हिंदू, मुसलमान मिलकर विभाजन के लिए मतदान करेंगे। यदि किसी भी समूह का साधारण बहुमत विभाजन चाहता है तो इन प्रांतों का विभाजन किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के प्रांतों को यह तय करना था कि किस प्रभुत्व का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले का भविष्य एक जनमत संग्रह द्वारा तय किया जाना था। 15 अगस्त 1947 तक भारत आज़ाद हो गया।
बंगाल की पृथक स्वतंत्रता का परित्याग कर दिया गया। निर्धारण करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया। 2 जून को इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन ने 3 जून को रियासतों को सलाह दी कि वे दोनों राष्ट्रों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। इसमें मुस्लिम लीग की पृथक राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। पाकिस्तान के भूमि क्षेत्र को यथासंभव छोटा रखने की स्थिति पर भी विचार किया गया और इसे ध्यान में रखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ क्रमशः 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग राष्ट्र भी बन गए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विदेश नीति के नेहरू के क्या पूर्वानुमान थे, विस्तार से वर्णन करो। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके। उनकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें वो राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्रों के मामले में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वह चाहते थे कि भारत दोनों महाशक्तियों में से किसी के भी दबाव में ना रहे। भारत की अपनी एक स्वतंत्र आवाज़ और पहचान हो। उन्होंने मुद्दों के आधार पर किसी भी महाशक्ति की आलोचना करने का उदाहरण भी रखा। वह महत्वपूर्ण था क्योंकि तब तक दुनिया के बहुत से देशों को भारत की आज़ादी पर भरोसा नहीं था और वे सोचते थे कि यहाँ कोई ब्रिटेनी चाल है और भारत पर असली नियंत्रण तो ब्रिटेन का ही रहेगा। नेहरू के बयानों और वक्तव्यों ने उन देशों को विश्वास दिलाया कि भारत वास्तव में स्वतंत्र राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी एक राय रखता है। नेहरू की विदेश नीति में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु गुटनिरपेक्षता का था। उन्होंने बोला था कि वह 2 महाशक्तियों के बीच झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, मतलब कि भारत किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं खड़ा रहेगा, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। हालांकि इस सिद्धांत पर नेहरू ने 50 के दशक की शुरुआत में ही अमल शुरू कर दिया था, लेकिन गुटनिरपेक्षता शब्द उनके राजनीतिक जीवन के बाद के हिस्से में 1961 के करीब सामने आया। जो विदेश नीति की कमजोरी क्या थी, तो इनकी 2 बड़ी कमजोरी ये थी। पहली ये थी कि यह नीति सिद्धांतों पर आधारित थी, इसलिए पश्चिमी देशों को बहुत बार जननीतियों के नैतिक प्रचार की तरह लगती थी। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मित्र नहीं मिल रहे थे और कोई भी भारत से सीधी तरह से जुड़ नहीं रहा था। दूसरी कमजोरी यह थी कि सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण इस नीति का संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के साथ सीधी तरह नहीं जुड़ा था। इसके कारण यह विदेश नीति भारत की जनता के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं दे सकी। तो उदाहरण के लिए भारत के उन दिनों कोई भी देशी निवेश नहीं हुआ और 1962 में चीन से मिली पराजय से जाहिर हो गया कि सुरक्षा के मामले में भारत तैयार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 है उपनिवेशवाद ने किन प्रकार से जाति व्यवस्था को प्रभावित किया। जाति व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि वह पूरी तरह से भारत में हिंदू संस्कृति से ली गई है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद वास्तव में इस व्यवस्था के विकास में मुख्य प्रेरक शक्तियों में से एक था। न केवल यह व्यवस्था उन ग्रंथों की ब्रिटिश व्याख्याओं का परिणाम थी जिन्हें पहले बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि संपूर्ण हिंदू धर्म तब तक प्रभावी रूप से अस्तित्व में नहीं आया जब तक कि ये व्याख्याएं स्थापित नहीं हो गई। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कुलपति निकोलस डक्स ने भारतीय समाज पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नकारात्मक प्रभावों पर व्यापक शोध किया है। उन्होंने कहा है कि उपनिवेशवाद के तहत जाति को पहले से कहीं अधिक व्यापक, समग्र और एक रूप बना दिया गया है, जबकि इसे मूल रूप से धार्मिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया था। संक्षेप में ब्रिटिश इस प्रणाली का उपयोग नियंत्रण के रूप में करने में सक्षम थे, जिसने भारत में अधिकांश नागरिकों द्वारा धारणा की गई शक्ति सम्मान को सीमित कर दिया। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें सभी को एक निश्चित अपरिहार्य लेबल या समूह में रखा, जो यह तय करता था कि वे अपने जीवन के साथ क्या कर सकते हैं। यह स्पष्टीकरण की जाति व्यवस्था पूरी तरह से प्राचीन भारत की संस्कृति के परिणाम स्वरूप आई सही नहीं है, क्योंकि भारत में औपनिवेशिक काल से पहले इस बात के प्रमाण थे कि सामाजिक पहचान लगातार परिवर्तनशील थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोग साधारण पृष्ठभूमि से उठकर समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए, जो बाद में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई व्यवस्था के लगभग असंभव हो गया। गायत्री स्पिवक अंततः पश्चिमी और औपनिवेशिक व्याख्याओं और शासन के तीसरी दुनिया के देशों तक उनके लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को संबोधित करने के लिए आई। लोगों को उनके अपने देशों में विभाजित करने के लिए उनके लिए खड़े होना और एकीकृत आवाज़ विकसित करना मुश्किल हो गया। उपनिवेशवाद में कई मामलों में नियंत्रण हासिल करने के लिए विभाजन को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यह एक समूह की दूसरे के खिलाफ लड़ाई विकसित करने की क्षमता को बाधित करने में सबसे प्रभावी है। जब वे खुद से लड़ने में व्यस्त होते हैं
जाति व्यवस्था के औपनिवेशिक रूप में भारत पर जो प्रभाव डाला वह आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसने जो मजबूत विभाजन पैदा किया, यहाँ तक कि संरचना में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने के कुछ आधुनिक प्रयासों के साथ भी था। समाजवाद पर सुभाष चंद्र बोस के विचारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस की सामाजिक अवधारणा क्या थी? तो स्वतंत्र भारत में सुभाष चंद्र बोस एक समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें सभी सदस्यों को लगभग समान आर्थिक लाभ और सामाजिक स्थिति का आनंद मिले, और जन्म, लिंग, जाति, धर्म, पंथ के आधार पर मनुष्यों के बीच कोई अंतर ना हो। 3 मई 1928 को पुणे में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में अपने अध्यक्ष भाषण में उन्होंने कहा, यदि आप भारत को वास्तव में महान बनाना चाहते हैं तो हमें एक लोकतांत्रिक समाज के आधार पर एक राजनीतिक लोकतंत्र का निर्माण करना होगा। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार खत्म करने चाहिए। बोस समाज में विद्यमान सामाजिक असमानता के विरोधी थे। वह छुआछूत के विरोधी थे, जो उस समय भारतीय समाज में गहरी जड़ें समा चुकी थी। अस्पृश्यता उन्मूलन के बिना सामाजिक समानता एक मिथक मात्र होगी। इस संबंध में बोस की बचपन की एक घटना उनकी आंखें खोलने वाली साबित हुई। उसके पड़ोसी ने उन्हें और उसके कुछ दोस्तों को एक दावत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया, क्योंकि मेजबान अनुसूचित जाति का था। सुभाष ने अपने माता पिता की बात मानी, लेकिन इसे अनुचित माना। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध उस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए प्रयास शुरू किए। उन्होंने विवेकानंद जी से प्रेरणा ली थी और माना कि दलित लोगों के उत्थान और बेहतरी के लिए क्रांति आवश्यक है। उन्होंने कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला स्वतंत्र रूप से और समान पैदा हुए हैं। उन्हें कुओं, तालाबों, सड़कों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों के संबंध में समान अधिकार होने चाहिए और पूर्ण सामाजिक समानता चाहते थे। कोई जाति नहीं होगी, कोई दलित वर्ग नहीं होगा, हर आदमी के पास समान अधिकार होगा। सुभाष चंद्र के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था वर्तमान समय में उतनी कठोर नहीं है जितनी प्राचीन काल में थी। प्राचीन काल में लोगों के पास केवल एक ही विकल्प था कि वे जिस जाति से आते थे उसी जाति का पेशा अपना लें, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। लोग अपनी पसंद का पेशा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि अंग्रेजों ने ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की कि भारतीय लोग जाति और धर्म के मुद्दे पर आपस में झगड़ते रहे और वे स्वशासन की स्थिति में न आए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत और अन्य सभी हानिकारक जाति प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने INA और आज़ाद हिंद सरकार के माध्यम से नेताजी ने बहुत सारे प्रमुख सामाजिक सुधार वो शुरू किए। सुभाष चंद्र बोस ने जाति, पंथ, मजहब के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध थे। आज़ाद हिंद फौज में भोजनालय जाति या पंथ के आधार पर नहीं था, बल्कि रुचि के आधार पर विभाजित था। जिसकी जैसी रुचि उसके अनुसार भोजनालय चयन करने की उसको छूट थी। एक घटना के अनुसार सिंगापुर के चेट्टियार मंदिर के प्रधान पुजारी ने नेताजी से उनसे दशहरा कार्यक्रम में मंदिर में आने का आग्रह किया। सुभाष बाबू ने कहा कि जिस मंदिर में सबको प्रवेश की अनुमति नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगा। दशहरे से पूर्व प्रधान पुजारी पुनः आए और बताया कि मंदिर समिति ने सबको प्रवेश देने की सहमति दे दी है। इसके बाद सुभाष बाबू ने कार्यक्रम में जाना स्वीकार किया। सुभाष बाबू ने कभी जाति, पंथ या क्षेत्र के आधार पर किसी को भी पद नहीं दिया। ठीक है। नंबर 10 है उग्र मानववाद के लिए MN राव की अवधारणा का वर्णन कीजिए। MN राव नव मानववाद को श्रेष्ठ मानते थे, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है, ऐसा उनका विचार था। इस वाद में न तो राष्ट्रवाद की भावना का समावेश है और न ही रंग भेद का। उन्होंने विचारों में मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। MN राव के अनुसार व्यक्ति की सतर्क शक्ति उसके ज्ञान के विस्तार के साथ जुड़ी है, अतः जहाँ ज्ञान की सीमाएं टूटती हैं वहाँ वह नई जीवन पद्धति की तलाश करता है। वहीं तलाश उसकी स्वतंत्रता को सार्थक करती है। अतः मनुष्य की स्वतंत्रता ज्ञान के विस्तार के साथ साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार में भी निहित है। राय का नव मानववाद मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि की धुरी मानता है। वह शुद्ध मनुष्य को मान्यता देता है, ऐसे मनुष्य को नहीं जो किसी वर्ग, राष्ट्र या अन्य प्रकार के सीमित वर्ग के पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ बंधा हो। स्वतंत्र मनुष्य अपनी सहज स्वाभाविक तर्क शक्ति से प्रेरित होकर अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग के संबंध में बच जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो राय ज्ञान के अनंत विस्तार और मानव विकास की अनंत संभावनाओं के प्रति आशावान है, क्योंकि इस विकास की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार पर इसका कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता की पहली शर्त वर्तमान बंधनों को तोड़ना होता है। मानवेंद्र नाथ राय का आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में विशिष्ट स्थान है। राय का राजनीतिक चिंतन लंबी वैचारिक यात्रा का परिणाम है। वे किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं। उन्हें विचारधाराओं की भौतिकवादी आधारभूमि पर मानव के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजनों के मध्य समन्वय करना आवश्यक समझा। देश के हर हिस्से में हर बीमारी के लिए उस जगह के लिए उपयुक्त इलाज की तलाश की जानी चाहिए।
कई इलाज खोजे गए, फिर भी वे अप्रभावी हैं क्योंकि वे अंदर से नहीं हैं। लोकतंत्र द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जनता का शोषण करती है, लोगों पर एकाधिकार बनाए रखती है। शोषण को समाप्त करने के लिए समाजवाद की स्थापना की गई थी, लेकिन इसने उस प्रक्रिया में स्वतंत्रता, सम्मान और व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया। हमारे संविधान में हमने बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता के नारे को अपनाया है। हम समानता प्राप्त करने के लिए दूसरों की बंधुत्व और स्वतंत्रता का त्याग नहीं कर सकते। बंधुत्व या स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई महत्व नहीं है। कट्टरपंथी मानवतावाद हमारे देश के निवासियों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना इन तीनों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकता है। अब तक कोई भी विश्व व्यवस्था इन तीनों को एक साथ नहीं ला पाई है। एम.एन. राय की राजनीतिक विचारधारा के अनुसार कट्टरपंथी मानवतावाद इस मुद्दे को हल कर सकता है और तीनों को प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। उनका विचार तर्क के मूल सिद्धांत पर आधारित है। राय का मिशन तर्क को बहाल करना है, मुख्य रूप से दुनिया की दुविधा का समाधान प्रदान करना, जैसा कि वह इसे देखता है। राय के अनुसार तर्क मनुष्य में एक जैविक क्षमता है क्योंकि वह एक प्राकृतिक प्रणाली है। नतीजतन यह तर्क संगत है। चूंकि मनुष्य तार्किक है, इसलिए राय का मानना है कि वह नैतिक है। राय का मानना है कि जो तर्क संगत है वह नैतिक है और वह उचित है, वह नैतिक है। जो भौतिकवाद और नैतिकता पर आधारित तर्कवादी मानवतावाद नैतिकता की उनकी खोज सामाजिक शांति और अच्छे सामाजिक समायोजन के लिए मनुष्य की आवश्यकताओं के उत्तर के रूप में उत्पन्न होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो पार्ट 3 है उसका है। पार्ट 3 में 100 वर्ड्स में लिखने होते हैं इनके आंसर्स। पर क्वेश्चन मार्क्स है 6 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने। तो पहला जो क्वेश्चन है इन पे टिप्पणी लिखना होता है आपको संक्षिप्त में। तो पहला जो है स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन राय के बारे में लिखना है कि उनका क्या विचार था स्वतंत्रता को लेकर के। तो स्वतंत्रता के लिए राजा राम मोहन राय के विचार और योगदान। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने प्रेस की आज़ादी के लिए एक समाचार पत्रों की स्थापना की, जिनमें ब्राह्मणी कल मैगजीन जो थी 1821 में, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1821 में, और फारसी साप्ताहिक मिरात उल अकबर भी शामिल हैं। उन्होंने भारतीयों के लिए ब्रिटिश समान के तहत प्रशासनिक भूमिका निभाने की वकालत भी की। उन्होंने भारतीय न्यायिक प्रणाली में भारतीयों की भूमिका बढ़ाने के लिए अभियानों का संचालन किया। उन्होंने न्यायिक प्रशासन में सुधार लाने के लिए आपराधिक नागरिक कानून के संहिताकरण की सिफारिश भी की। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए काम किया। उन्होंने अंग्रेजी आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने की वकालत भी की। जहाँ राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ये पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता पर ज्योतिबा फुले के क्या विचार हैं। तो स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाले ज्योतिबा फुले के अनुसार निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पहला ये कि स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार और स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार होना चाहिए। स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होने चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हों। ऐसे वचनों का कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। ठीक है, तो ये थे विचार ज्योतिबा फुले के पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखना है कि आदिवासी आंदोलनों के विशिष्ट लक्षण बताने हमें। तो इनके कुछ लक्षण यहाँ पे दिए गए हैं कि आदिवासी आंदोलन ज़्यादातर स्वतःस्फूर्त और स्थानीय और छिटपुट होते थे। इसमें स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि, विचारधारा या नेतृत्व का अभाव होता था। यह आंदोलन अक्सर किसी खास शिकायत या घटना से प्रेरित होकर के किए जाते थे। ठीक है, यह आंदोलन ज़्यादातर हिंसक और सशस्त्र होते थे। इनमें ब्रिटिश किलों, दफ्तरों, रेलवे, टेलीग्राफ, बगानों, खदानों और कारखानों पर हमले भी किए जाते थे। इनमें जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और मिशनरियों पर छापे भी डाले जाते थे। इनमें पारंपरिक हथियारों जैसे धनुष, तीर, तलवार, भाले और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। यह आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासी एकजुटता और पहचान पर आधारित होते थे। इनमें आदिवासी अपने पूर्वजों के नायकों और किंवदंतियों और मिथकों से प्रेरणा लेकर के ऐसा आंदोलन शुरू करते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। यह आंदोलन सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए अपने आदिवासी देवी देवताओं का आह्वान भी करते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये जो 14th है इसमें बताया कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की क्या उदाहरण, हमें लगभग 100 शब्द में आंसर्स लिखने हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को बोला हुआ है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में हिंसात्मक गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। जीवन के अंतिम क्षणों में जेपी ने भारत के लिए नव निर्माण के लिए एक व्यवहारिक कार्य योजना का दर्शन प्रस्तुत किया। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा की घोषणा उन्होंने 5 जून 1974 को पटना में की थी। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कुछ बातें बोली हैं यहाँ पे। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान की विशाल सभा में बोलते हुए सहज ही मेरे मुंह से पहली बार संपूर्ण क्रांति शब्द निकल पड़े थे। उस दिन मैंने कहा, कहीं आंदोलन छात्र संघर्ष समिति की मात्र 10-12 मांगों की पूर्ति के लिए ही नहीं, यह संपूर्ण क्रांति की शुरुआत है। इससे उद्देश्य बहुत दूरगामी है। भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक तथा सुदृढ़ बनाने, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय शोषण वगैरह का अंत करना, एक नैतिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति करना, नया बिहार बनाना और अंतोतोगत्वा नया भारत बनाना है। ऐसा एक संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है। यहाँ उन्होंने आगे कहा है कि समाज और व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में क्रांतिकारी परिवर्तन हो और व्यक्ति का और समाज का विकास हो, दोनों ऊंचे उठे। केवल शासन बदले इतना ही नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज भी बदले। इसलिए मैंने संपूर्ण क्रांति कहा है और आप इसे समग्र क्रांति भी कह सकते हैं। तो ये कुछ उनके कहे हुए शब्द हैं जो संपूर्ण क्रांति के ऊपर उन्होंने बताया था। तो ये था पूरा टोटल क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने इस वीडियो में कर लिया। ठीक है, तो आपके पेपर के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।